चपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम मान लो फिजिक्स का अगला टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या करने जा रहे, पढ़ने जा रहे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डेरिवेशन करेंगे कि एक्चुअल में वो करेक्ट मान लो बोलते हैं वो एक्चुअल में स्टेटमेंट सही है, उसका प्रूफ भी करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसकी एप्लीकेशन की कहां-कहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया जा सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप क्लास 11 की बात करो, चाहे जेईई या नीट की बात करो, इसमें से बहुत न्यूमेरिकल आपको क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अगर डेरिवेशन की बात करें तो एक्चुअल में जब आप क्लास 11 में हो अगर आप, तो वहां में इसकी डेरिवेशन भी पूछी जाती है, उसका प्रूफ भी पूछा जाता है। तो आज दोनों चीजें एक्सप्लेन करेंगे, तो न्यूमेरिकल अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, आज इसकी डेरिवेशन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख लो कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट लिखो पहले, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। इफ या इट स्टेट्स दैट it states that if net external force act on a system is 0, then the total momentum of system is conserved or constant। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मान लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। तो क्या बोलती है स्टेटमेंट, कहता है कि भाई इट स्टेट्स दैट इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम। तो सबसे पहले तो सिस्टम पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में सिस्टम हम किसको कहते हैं, मान लो जिसके अंदर मान लो एक से ज्यादा पार्टिकल क्या हो, प्रेजेंट हो। सिस्टम हम किसे कहते हैं, जब उसके अंदर एक से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो जनरली हम क्या करते हैं, दो मान लो क्या लेते हैं पार्टिकल, जैसे मान लो कि भाई ए और बी, मान लो दो अलग अलग पार्टिकल हैं। तो जब दो अलग पार्टिकल मान लो एक ही मान लो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि भाई दो ही हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, एन भी हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब भी किसी बॉडी के अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, एक से ज्यादा मान लो क्या है पार्टिकल, जैसे दो माने हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, एन हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आगे पढ़ो। कहता है इट स्टेट्स दैट इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम इज 0। तो मतलब क्या, इस सिस्टम पर अगर नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल मान लो जब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मान लो इस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा इज कंजर्व्ड और क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। तो क्या मतलब सर, कंजर्व्ड या कांस्टेंट का मतलब क्या कि भाई मान लो इज कंजर्व्ड और क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई जब मान लो इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, पूरे सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो मान लो कि भाई इस सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, इनिशियल मोमेंटम के क्या होगा, बराबर होगा। इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करके बोल दो कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है कि जब भी एक सिस्टम का मतलब जिसके अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल प्रेजेंट हो गए, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। एक्सटर्नल की बात कर रही है, इंटरनल की बात नहीं कर रही। जब उसके ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट ना करे, तो इसका मतलब जब भी उसके ऊपर बाहर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी या करेगी, उसका नेट क्या होगा, 0 होगा। नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी। तो उसका जो मान लो मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब जो उसका इनिशियली मोमेंटम होगा
वही उसका क्या होगा, फाइनल क्या होगा, मोमेंटम। मतलब क्या कि भाई मान लो हमने 0 सेकंड या 3 सेकंड पर उसका मोमेंटम देखा, जब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगी, 3 सेकंड पर जो उसका मोमेंटम होगा उसे इनिशियल मोमेंटम कह देंगे, या टाइम इज इक्वल टू 0 पर जो उसका मोमेंटम होगा उसे इनिशियल मोमेंटम कह देंगे। तो कुछ टाइम बाद जब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, अगर उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, जो इनिशियली था वही क्या होगा, फाइनली क्या होगा, मोमेंटम होगा। ठीक है, तो सर इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो चलो इसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, न्यूटन्स क्या होगा आपका सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक्सप्लेन करें तो सर मेरे को पता है कि भाई एक्चुअल में जो मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, जो मैंने आपको मैकेनिक्स पढ़ाई है, मैकेनिक्स में हम क्या मार रहे हैं कि भाई कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसे क्या मार रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है सर, पूरी मैकेनिक्स में जितना भी हमने पढ़ा, चाहे काइनेमेटिक्स हो चाहे फोर्स वाला चैप्टर हो, हम क्या मार रहे हैं, एक पार्टिकल मार रहे हैं, एक बॉडी मार रहे हैं, एक पार्टिकल मार रहे हैं। तो बट एक्चुअल में अब तो आप बात किसकी कर रहे हो, सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब उसके अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे। तो न्यूटन्स जो सेकंड लॉ होता है वो एक्चुअल के लिए किसके लिए हमने डिफाइन किया था, एक पार्टिकल के लिए क्या किया था, डिफाइन। तो एक पार्टिकल के लिए क्या होता था सर, न्यूटन फोर्स, नेट फोर्स। अगर मान लो क्या है, मतलब नेट फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, डीपी अपॉन क्या होता है, डीटी। चाहे ये एक पार्टिकल के लिए वैलिड हो, मान लो ये लॉ एक्चुअल में हमने किसके लिए मान लो डिफाइन किया था, वन पार्टिकल के लिए। तो एक्चुअल में ये मान लो क्या है, वन पार्टिकल के लिए भी वैलिड है। ये सिस्टम मतलब सिस्टम मतलब जिसके अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल हो उसके लिए भी क्या है, वैलिड है। तो एक्चुअल में ये हम कहां पढ़ेंगे, जब मैं आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊंगा उसमें ये चीज एक्सप्लेन करेंगे कि भाई एक्चुअल में जो मान लो न्यूटन सेकंड लॉ है वो तो हमने एक ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ा या एक पार्टिकल के लिए पढ़ा मैकेनिक्स में। तो जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो सेंटर ऑफ मास हम एक बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो बॉडी के अंदर आपको पता है कि भाई n नंबर ऑफ क्या होते हैं, पार्टिकल। तो अगर बॉडी के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, वहां पर न्यूटन सेकंड लॉ काम करता है या नहीं करता, वहां पर भी न्यूटन सेकंड लॉ क्या करता है, काम करता है। तो सिंपल सी बात है सर, एफ नेट डीपी अपॉन डीटी, चाहे एक पार्टिकल के लिए लिखो चाहे एक सिस्टम के लिए लिखो। ठीक है, तो ये दोनों के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। प्रूफ हम किसमें करेंगे, जब सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो बात आपको क्लियर होगी। तो सिंपल सी बात है सर, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि भाई एफ नेट इज इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी। तो एफ नेट का मतलब क्या होता है सर, एक्सटर्नल फोर्स। जब एक्सटर्नल फोर्स मान लो लग रही हो तो उसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब मान लो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, जीरो। तो सिंपल सी बात है, जीरो करके देखो, अगर ये जीरो होगी तो इसका मतलब डीपी अपॉन डीटी क्या होगा, जीरो होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा कि कब किसकी डिफरेंशिएशन जीरो होती है। तो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट है ना, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो होती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर इसकी डिफरेंशिएशन जीरो है तो इसका मतलब जो p होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो p कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है सर p चेंज नहीं कर रहा, जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी वही उसकी क्या थी, फाइनल वैल्यू। इसका मतलब p इनिशियल किसके बराबर होगा, p फाइनल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यही p कांस्टेंट का क्या होता है मतलब, कांस्टेंट का मतलब होता है उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही, उसकी वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब इनिशियली अगर उसकी जो भी वैल्यू होगी मोमेंटम की, फाइनली भी उसकी वही क्या होगी, वैल्यू। इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, तो चलो ये तो स्टेटमेंट हो गई और न्यूटन लॉ से डायरेक्टली इसकी मान लो क्या प्रूफ हो गया। अब इसको अच्छे तरीके से क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। एक सिस्टम मान के अच्छे तरीके से जो भी आपने पढ़ा उसको अप्लाई करके इसको मैं क्या करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। यहां से तो बात आपको समझ आएगी। अब इसको क्या करते हैं, पूरे अच्छे तरीके से क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो चलो मान लो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो चलो आगे एक्सप्लेन करते हैं और इसका क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। आगे लिखो प्रूफ, मान लो प्रूफ लिखो इस बात का, मान लो इसे क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने मान लो सीधा कर दिया। अब इसको अच्छे तरीके से एक सिस्टम मान के क्या करते हैं, प्रूफ। तो चलो मानते हैं, मान लो मैंने एक बॉडी मान ली ए, मान लो ये इधर को जा रही, बी बॉडी मान ली, ये भी इधर को जा रही, इसका मोमेंटम मान लिया पी ए, इसका मोमेंटम मान लिया मैंने पी बी। ठीक है, तो इसका मोमेंटम पी ए वेक्टर पी बी वेक्टर। तो मोमेंटम आपको पता है सर किसके बराबर होता है, मास ऑफ ए बॉडी इंटू क्या होएगा, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी होएगा। तो पी बी क्या होएगा, मास ऑफ बी बॉडी वेलोसिटी ऑफ क्या होएगा, बी बॉडी। ये आपको पता होगा, मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बिफोर क्या हो गया, कोलिजन हो गया। बिफोर कोलिजन मतलब जब ये आगे की तरफ जा रहे हैं। तो हम मानते हैं कि भाई वेलोसिटी ऑफ ए, सॉरी
वेलोसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी। तो सिंपल सी बात है सर, ए की वेलोसिटी मान लो मास है ना, मान लो मान लेते हैं या सीधा लिख लेते हैं, मोमेंटम ऑफ ए ग्रेटर देन क्या है, मोमेंटम ऑफ बी। तो इसका मतलब ए का मोमेंटम बी के मोमेंटम से ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, ये इसकी तरफ क्या करेगा, अप्रोच करेगा, ये मतलब आगे की तरफ आएगा। तो जब आगे की तरफ आएगा तो ये इसके साथ क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पर कोलिजन होगा, ठीक है। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ मान लो कोलाइड करती है, उसे हम एक क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं, ठीक है। तो बाकी कोलिजन क्या होता है ये भी आगे जाके पढ़ेंगे। मान लो ये दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्राइक किए, तो इसका मतलब इनका क्या हो गया, कोलिजन हो गया। इसको क्या कहते हैं, मान लो ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन हो गया। तो सर जब ये कोलिजन कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है। ये वाला बंदा इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला बंदा इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे कितनी फोर्स लगाएगा। तो आपका आंसर होगा, ये तो सर आपने पीछे भी पढ़ा है कि भाई ये वाला बंदा इस पर जब फोर्स लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, FBA। ए ने बी के ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई है ना। इसका मतलब क्या है, मान लो फोर्स ऑन क्या होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू क्या होगा, ए होगा। तो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई, तो सिंपल सी बात है सर, ये वाला बंदा इसके ऊपर भी तो फोर्स लगाएगा, तो उसे हम FAB कहते थे। इसका मतलब होता है फोर्स ऑन क्या होगा, फोर्स ऑन मान लो ए ड्यू टू क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अगला हो गया। तो सिंपल सी बात है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्राइक किए, जब एक दूसरे के साथ फोर्स लगाई, तो सर हमने पढ़ा कि भाई फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स लगी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसकी एक्सेलरेशन होगी। तो अगर एक्सेलरेशन होगी तो मेरे को पता है कि भाई एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब इन दोनों की वेलोसिटी क्या की होगी, चेंज की होगी। अगर इन दोनों की वेलोसिटी चेंज की होगी तो ये तो बॉडी तो सेम रही, तो इनका मास तो सेम ही रहा होगा। अगर मास सेम है तो वेलोसिटी चेंज की, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर इन दोनों में से एक भी चीज चेंज करे तो मोमेंटम क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब इसने इस पर फोर्स लगाई, इसने इस पर फोर्स लगाई, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंज हुई। अगर दोनों की वेलोसिटी चेंज हुई, इन दोनों का मोमेंटम भी क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। तो सर मेरे को बात समझ आ गई, इन दोनों का मोमेंटम चेंज हुआ होगा। तो जब चेंज हुआ है तो उसकी डायग्राम इधर बना लेते हैं। मान लो कि भाई आपका मान लो ए बॉडी फिर से आगे की तरफ जा रही है, बट उसका मोमेंटम क्या हो गया, चेंज। उसे PA डैश लिख लेते हैं। तो बी बॉडी का मोमेंटम भी चेंज हो गया, उसे हम क्या लिख लेते हैं, PB डैश लिख लेते हैं। कि दोनों का मोमेंटम क्या हो गया, चेंज, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाई। ऑब्वियस सी बात है कि भाई दोनों पर फोर्स लगाई होगी तो दोनों की वेलोसिटी चेंज की होगी। फोर्स लगे, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो दोनों ने किया होगा, एक दूसरे की वेलोसिटी को क्या किया होगा, चेंज किया होगा। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी चेंज हो गई। अब वेलोसिटी चेंज हुई, अब मेरे को पता है कि भाई सर यहां पर हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलो लिखते हैं, आगे लिखो कि भाई प्रूफ हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर सेकंड लॉ क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। न्यूटन सेकंड लॉ की क्या लिखूंगा, वैल्यू लिखूंगा। तो सिंपल सी बात है, पहले बॉडी फॉर बॉडी ए के लिए लिखते हैं। तो सर न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता था, dP अपॉन क्या होता था, dt। तो सिंपल सी बात है सर, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, F इंटू dt इज इक्वल टू dP, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब मैं आपको बोलता हूं कि भाई ए बॉडी के लिए लिख रहे हैं, तो ए बॉडी का मतलब क्या, कि भाई ए बॉडी के लिए लिख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ए बॉडी की फोर्स होगी, ए बॉडी का मोमेंटम होगा। तो ए बॉडी की फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, तो सर ये लिखते हैं, देखो फोर्स ऑन ए ड्यू टू क्या होगा, B। तो सिंपल सी बात है सर, इसे हम क्या लिखते हैं, FAB लिख लेते हैं ना, इसे हम क्या लिख लेते हैं, FAB। तो सिंपल सी बात है, वेक्टर, अगर वेक्टर में लिखे तो ये FAB वेक्टर हो गया। तो dt तो dt हो गया। अब इसका मतलब क्या, dP का मतलब क्या होता है, तो ये भी मैंने पीछे पढ़ा है। इसका मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम फाइनल है, चेंज इन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो चेंज, dP का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम होता है। तो सिंपल सी बात है सर, ए बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, ए का फाइनल मोमेंटम कितना, PA डैश। तो सिंपल सी बात है, यहां पे लिखेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ए डैश माइनस क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। तो इनिशियल मोमेंटम इसका ये है, फाइनल मोमेंटम इसका क्या है, ये है। तो सिंपल सी बात है सर, FAB वेक्टर dt इज इक्वल टू क्या होगा, PA डैश वेक्टर माइनस क्या होगा, PA होगा। तो इसके बाद मान लो ये तो ए बॉडी के लिए हो गया। अब ऐसे ही मान लो बी बॉडी के लिए ये इक्वेशन लिखो। तो न्यूटन सेकंड लॉ बी बॉडी के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, फॉर क्या होगा, फोर बॉडी क्या हो गया, बी हो गया। तो जब बॉडी बी के लिए लिखोगे तो सिंपल सी बात है सर, यही इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं बी बॉडी के लिए। तो मेरे को पता है कि भाई इधर जब बी के लिए लिखेंगे तो फोर्स भी बी पर होगी। बी पर फोर्स कौन सी है सर, ये FBA। इसका मतलब होता है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ए बी पर फोर्स लगा रहा है, FBA हो गया। कितने टाइम के लिए लगाई, dt। जितने टाइम के लिए इसने इस पर लगाई उतने ही टाइम के लिए इसने इस पर लगाई। वो टाइम हमने कितना माना है, dt माना है। तो dt टाइम के लिए इसने इस पर फोर्स लगाई। तो सिंपल सी बात है
सर क्या होगा, जब ये इस पर फोर्स लगाएगा इसका मोमेंटम क्या करेगा, चेंज करेगा। मतलब किसने, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसका मोमेंटम चेंज करेगा। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब अभी तो मैंने समझाया, डीपी का मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो हम बी की बात कर रहे हैं, बी का फाइनल मोमेंटम होगा माइनस बी का इनिशियल क्या होगा, मोमेंटम। अब बी का फाइनल मोमेंटम क्या है सर, ये, इसका मतलब पीबी डैश वेक्टर होएगा माइनस क्या होएगा, पीबी क्या होएगा, वेक्टर होएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, ये इसकी क्या हो गई, बात हो गई। ठीक है, तो चलो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई। अब मेरे को क्या है कि भाई आगे चलना है, तो आगे देखते हैं कि भाई क्या इसको इक्वेशन नंबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, तो एक्चुअल में क्या हो गया सर, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, मान लो 1 प्लस क्या कर देते हैं 2, दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब दोनों को ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, तो सर वहां पे क्या है, एफ ए बी वेक्टर dt प्लस यहाँ पे क्या है, मान लो इसको भी वेक्टर में लिख लो, एफ बी ए वेक्टर प्लस dt हो गया इज इक्वल टू, इसको लिखो राइट हैंड साइड, पी ए वेक्टर डैश हो गया माइनस पी ए वेक्टर प्लस क्या होगा, पी बी डैश वेक्टर है ना, माइनस क्या होगा, पीबी क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक है, तो सर इसमें कॉमन निकालते हैं, रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को। तो कॉमन निकालें, देखो dt दोनों में कॉमन निकल रहा है, एफ ए बी वेक्टर हो गया प्लस क्या हो गया, एफ बी ए वेक्टर हो गया, तो साथ में dt क्या निकल गया, कॉमन निकल गया। उसके बाद सर मेरे को पता है कि भाई देखो ध्यान से, मैंने कहा था कि भाई एक्चुअल में हम इसको क्या मानेंगे, सिस्टम है ना। भाई एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था कि भाई जब नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम क्या होगी, जीरो होगी। तो सर आपने सिस्टम तो माना नहीं, आपने एक बॉडी अलग मान ली, बी बॉडी अलग मान ली, मान लो कि इसको पूरे को मैं क्या मान रहा हूं, सिस्टम मान रहा हूं, इस पूरे को मैं क्या मान रहा हूं, सिस्टम। तो अगर मैं बोलूं कि भाई ये पूरा सिस्टम है, तो मेरे को आंसर दो कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही, तो आपका आंसर होगा सर इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से, बाहर से हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे, तो आपका आंसर होगा सर बाहर के ऊपर इस पर तो कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब इस सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। पूरे सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यही तो होगा सर, जीरो नेट फोर्स होगी। तो अगर नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब ये पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा क्या है, सिस्टम है, यहाँ पर पूरा सिस्टम का काम कर रहा है, ये भी पूरे सिस्टम का क्या कर रहा है, काम। इसे हमने क्या माना है, सिस्टम माना है, तो ये भी पूरा क्या है, सिस्टम है। तो सिंपल सी बात है सर, ये सिस्टम की बात कर रहे हैं, अब सिस्टम के लिए इसे क्या करेंगे, एक्सप्लेन। तो मेरे को पता है, इसको लिख लेते हैं। अब मेरे को पता है कि सर सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है सर ये एक बॉडी है, बॉडी के अंदर दो पार्टिकल प्रेजेंट है, तो इस पूरी बॉडी का मोमेंटम कितना होगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही तो पूरी बॉडी का मोमेंटम होगा, पीए वेक्टर प्लस पीबी वेक्टर। तो इसका मतलब अगर मान लो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम लिखना हो, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ध्यान से देखो कि भाई मेरे को पता है इसके पास क्या है, पीए भी है पीबी भी है, तो क्यों ना इन दोनों को इकट्ठा करें। तो फाइनली मेरे को पता है यहाँ पर पीए डैश है, यहाँ पर पीबी डैश है, तो फाइनल वाला इकट्ठा कर ले। मैं दोनों को क्या करने जा रहा हूँ, इकट्ठा। तो मैं इन दोनों को इकट्ठा कर रहा हूं, तो मेरे को पता है सर माइनस पीए वेक्टर है, ये पीछे क्या है, माइनस पीबी वेक्टर है। तो इसके बाद इसको पीछे लिखते हैं, प्लस पीए डैश वेक्टर हो गया, इसको भी पीछे लिखते हैं, प्लस क्या होगा, पीबी डैश क्या होगा, वेक्टर। तो ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिखा, आपको फील आ रहा होगा कि क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम लिखना है। इनिशियल का मतलब दोनों बॉडी का मोमेंटम, फाइनल का मतलब दोनों बॉडी का मोमेंटम। तो फिर इसका मतलब डैश के अलावा, मतलब डैश वाले इकट्ठे लिखने हैं, तो डैश के बगैर अलावा मतलब वाले क्या लिखने हैं, इकट्ठे लिखने हैं। तो सिंपल सी बात है, डैश वाले इकट्ठे लिख ले, डैश के बगैर वाले इकट्ठे लिख लिए। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो करते हैं सॉल्व। देखो ध्यान से, तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या बन रहा है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर लिखें तो मेरे को पता है सर यहां से क्या बन रहा है, रुक जाओ, अगर इसको लिखें तो क्या बन रहा है सर, एफ ए बी वेक्टर प्लस क्या बन रहा है, एफ बी ए वेक्टर, मान लो साथ में क्या आ गया, डी टी आ गया, इज इक्वल टू माइनस, माइनस कॉमन निकाल दें इन दोनों में से। अगर कॉमन निकालेंगे तो सर माइनस कॉमन निकल गया, पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर हो गया, है ना, प्लस हो गया। तो इनमें से प्लस कॉमन निकालते हैं, तो प्लस निकालेंगे, यहाँ पर क्या आ गया सर, पी ए वेक्टर डैश प्लस क्या आ गया, पी बी वेक्टर डैश आ गया। तो यही आ गया, देखो ध्यान से, है ना। मान लो इनमें से माइनस कॉमन निकाला, ये ऐसे ही लिख दिया सेम टू सेम। अब इसको क्या करना है, सॉल्व। तो यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्या होता था, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो सर न्यूटन थर्ड लॉ अकॉर्डिंग क्या होता था, मुझे पता है कि सर जो मान लो एक्शन होती है वो रिएक्शन के इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। जब कोई चीज
कोई एक चीज दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए, दूसरा चीज भी उतनी, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए, दूसरी बॉडी भी उतनी ही फोर्स उसके ऊपर लगाती है, बट उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। तो ध्यान से देखो, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसने इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई, ये वाले, तो उतनी ही फोर्स इसने इसके ऊपर लगाई, ये वाले। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल तो होंगे बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे अकॉर्डिंग टू क्या होगा, न्यूटन मान लो थर्ड क्या लो। तो सिंपल सी बात है सर, एफ ए बी वेक्टर किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ एफ बी ए वेक्टर। इसका मतलब होता है इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो ये यहाँ पर भरो, इसका मतलब ए बी की जगह पर ये भी लिखा जा सकता है। तो जब लिखेंगे तो यहाँ पे भर के देखो, यहाँ पर क्या हो गया, मान लो ये लिख सकता हूँ एफ बी ए वेक्टर प्लस क्या होगा, एफ बी ए वेक्टर डी टी है ना, साथ में डी टी आ गया। अब इसको लिख लो, इसका मतलब सर माइनस पी ए वेक्टर हो गया प्लस पी बी वेक्टर हो गया और साथ में क्या आ गया, ठीक है। इसको मिटा ही लेते हैं, जैसे मान लो प्लस क्या हो गया आपका, प्लस, ठीक है, प्लस, ओ सॉरी रुक जाओ, ठीक है, चलो प्लस यहाँ पे लिखो प्लस, उसके बाद सर ये आ गया, इसका मतलब पी ए डैश वेक्टर प्लस क्या होगा, बी बी डैश वेक्टर हो गया। तो मेरे को पता है सर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जीरो आ जाएगा। तो जीरो इंटू समथिंग क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो इधर क्या बना, माइनस पी ए वेक्टर प्लस क्या बना, पी बी वेक्टर प्लस क्या बन गया, पी ए डैश वेक्टर हो गया प्लस क्या बन गया, पी बी डैश वेक्टर बन गया। इनको भी इकट्ठा लिख लो। तो मेरे को बताइए पूरा यहाँ पर माइनस क्या है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब पी ए वेक्टर प्लस क्या हो गया, पी बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, पी ए डैश वेक्टर प्लस क्या हो गया, पी बी डैश वेक्टर। तो यहां से देखो ध्यान से कि भाई क्या बना। तो मेरे को पता है सर हमने क्या करना था, मान लो सिस्टम के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमेशा एक्सप्लेन किया जाता है। मान लो एक सिस्टम के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम क्या कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। तो सिस्टम के लिए देखो ध्यान से, अगर मैं पूछूं कि भाई सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो आपका आंसर होता है सर इनिशियल मोमेंटम, मतलब पूरे सिस्टम का इसका मोमेंटम जितना होगा, इसका मोमेंटम जितना होगा, हम दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि इस सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल हैं, तो दोनों का मान लो मोमेंटम है, अलग अलग मोमेंटम है। तो भी टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या होगा, इन दोनों का प्लस। तो देखो इन दोनों का प्लस ही तो हो रहा है, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी इनिशियल, पी इनिशियल ऑफ सिस्टम लिख सकते हैं। तो आपका आंसर होगा सर लिख सकते हैं। उसके बाद देखो ध्यान से ये, तो ये क्या बना, देखो ये इसका मोमेंटम है, ये इसका मोमेंटम है, ये कौन सा है, फाइनल। फाइनली जब हमने उसको चेक किया तो ये मोमेंटम बना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम लिख सकते हैं। किसका, सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, उसके अंदर दो ही चीजें प्रेजेंट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसका फाइनल मोमेंटम होगा। तो सिंपल सी बात है सर, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल मोमेंटम ऑफ क्या होगा, सिस्टम होगा। बट ये कब हुआ, जब उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो इसे ही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या कहते हैं, मान लो लीनियर क्या कहते हैं, मोमेंटम, कि जब भी किसी सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, उसका मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं करता, उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा उसका वही क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। बट कंडीशन दिमाग में रखनी है, उसका मतलब उस पर नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। उस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो। तो जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो उस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहा, कंजर्व रहा। कंजर्व मतलब इनिशियल इज इक्वल टू क्या रहा, फाइनल रहा। तो यहां से एक बात और समझ लेनी है कि जब भी किसी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो होती है, उस सिस्टम को कई बार आपके वर्ड यूज किया होगा आइसोलेटेड सिस्टम, उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम भी कहते हैं। कि जिस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बात दिमाग में रखनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या थी, बात थी। तो चलो इसकी एक दो एप्लीकेशन करते हैं, मतलब जो न्यूमेरिकल में यूज होती है। वैसे तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो मान लो कोलिजन पढ़ेंगे, कोलिजन में एप्लीकेशन है। सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास में एप्लीकेशन है। मान लो एनर्जी, एनर्जी में भी यूज कर सकते हैं। तो वो मान लो अलग अलग टाइप है, मान लो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलग अलग जगह पर लगाया जा सकता है। बट इस चैप्टर के लिए इसकी मान लो तीन एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। एक होता है कि भाई रिकॉइलिंग ऑफ गन, दूसरा आपका पढ़ेंगे कि भाई बॉम्ब जब ब्लास्ट करता है, मान लो उस पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्ट करता है, उस टाइप के क्वेश्चंस में। और तीसरा आपका होता है रॉकेट प्रोपल्शन, कि भाई जब रॉकेट उड़ता है, रॉकेट जब उड़ता है तो भाई उस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या करता है, एक्ट करता है। तो सिंपल सी बात है, ये तीनों मान लो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, स्टडी। बाकी चैप्टर बाय चैप्टर इसको क्या करते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे कि भाई इसकी कौन कौन सी क्या होती है, एप्लीकेशन होती है, या किस किस टाइप के न्यूमेरिकल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो चलो पहले दो एप्लीकेशन आज कर लेते हैं इस वीडियो में, छोटी छोटी। उसके बाद एक रॉकेट प्रोपल्शन बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, उसकी डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन
मतलब किस केस में इसको अप्लाई किया जा सकता है, तो सबसे पहले लिख लो रिकॉइल ऑफ क्या होगा, गन होगा। ठीक है, तो रिकॉइलिंग ऑफ गन कह सकते हो या रिकॉइल ऑफ गन। तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब भी कोई मान लो आर्मी पर्सन जो होते हैं, या शायद अगर आपने एनसीसी दिखाई हो, तो एनसीसी जब आप करने जाते थे शायद आपको मान लो गन चलाने का मौका मिला हो, तो अगर वहां पर गए तो आर्मी वालों ने कहा होगा कि भाई जो गन होती है उसको अपने शोल्डर के साथ अटैच करके रखो। तो आपने फील भी किया होगा कि जब आपने मान लो बुलेट चलाई होगी तो गन ने पीछे की तरफ आपके कंधे पर का मारा होगा, धक्का मारा होगा, उसे ही क्या कहते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ क्या कहते हैं, गन कहते हैं। तो वो एक्चुअल में किसके ऊपर काम करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर काम करती है। तो उसका फील लेते हैं कि भाई कैसे मतलब उसके ऊपर काम करती है, कैसे मतलब बुलेट आगे की तरफ जाती है और गन पीछे की तरफ क्यों आती है, क्या कारण है, उसको अच्छे तरीके से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो मान लो उस केस को एक्सप्लेन करते हैं। तो मान लो यहाँ पर एक गन बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो मान लो ये एक क्या है, गन है। मान लो ये गन हो गई, तो गन से यहाँ पे क्या निकली, मान लो बुलेट निकली। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, बुलेट हो गई। तो जब गन है और ये आपकी क्या हो गई, बुलेट, तो सर गन है तो गन के अंदर ट्रिगर भी होगा, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रिगर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मान लो क्या है कि भाई गन से मान लो एक गोली निकली, तो सिंपल सी बात है गन का कुछ ना कुछ मास होगा, उसे हम क्या मान लेते हैं, बड़ा एम मान लेते हैं। तो जब गन इनिशियल जब मान लो कि भाई हमने मान लो इस ट्रिगर को नहीं मतलब नपाया, तो सिंपल सी बात है इसको जब आपने नहीं मान लो क्या किया, क्लोज किया, तो सिंपल सी बात है उस टाइम पर इनिशियली क्या होगा, ये जीरो होगा ना। इनिशियल गन की वेलोसिटी आपको पूछी जाए तो जीरो, जब आपने क्या है कि भाई इस ट्रिगर को दबाया नहीं। तो अगर नहीं दबाया तो सिंपल सी बात है गन और बुलेट दोनों इनिशियली रेस्ट पे होंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन भी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी क्या होगी, जीरो। तो जब आपने देखा होगा कि जब आप ट्रिगर को दबाते हो तो क्या होता है, गन की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। तो सिंपल सी बात है इसकी वेलोसिटी को हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो इसकी वेलोसिटी को एक्चुअल में आपको पता ही है पीछे की तरफ होती है, क्यों होती है उसकी बात भी करते हैं। इसकी वेलोसिटी को क्या मानते हैं, v मान लेते हैं। इसकी वेलोसिटी को क्या मान लेते हैं, v, बड़ा v मान लेते हैं। मतलब बड़ी गन है तो उसकी वेलोसिटी को बड़ा v, इसकी फाइनल है ना, इसकी फाइनल वेलोसिटी को क्या मान लेते हैं, स्मॉल क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो मान लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि सर ये भी तो एक सिस्टम बन रहा है। सिस्टम क्यों बन रहा है, एक्चुअल में ध्यान से देखो कि भाई इन दोनों को अगर एक सिस्टम मान ले, एक ऑब्जेक्ट मान ले ना, इन दोनों को एक ऑब्जेक्ट मान ले, तो सिंपल सी बात है सर एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो गया, दो चीजें हो गई। इसका मतलब दो पार्टिकल सिस्टम है, तो दो पार्टिकल सिस्टम है, इस पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया जा सकता है। बट पहली आपके दिमाग में कंडीशन होनी चाहिए कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे लगाएंगे, जब इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, जीरो। तो पहले तो ये देखना होता है। तो बात मान लो देखो इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो आपका आंसर होगा सर इसके ऊपर तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। जब आपने बुलेट चलाई, बुलेट के ऊपर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई कि भाई तू आगे जा, ऐसा तो कभी नहीं किया। इसका मतलब इसके अंदर ही कुछ इंटरनल मान लो इंटरनल ही कुछ हुआ जिसकी वजह से बुलेट क्या गई, बाहर की तरफ गई। तो इसका मतलब इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो पहले तो यही चेक करना है। तो जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो इसका मतलब इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि भाई इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम है ना, पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा। तो सर इसका इनिशियल मोमेंटम लिखे तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है, p का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम मतलब ये पूरे का लिखे। तो सबसे पहले सर इसका इनिशियल मोमेंटम और इसका इनिशियल मोमेंटम, इसका इनिशियल मोमेंटम मतलब इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी। तो सर इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, जीरो। तो सर प्लस इसका मास, बुलेट का मास इनटू क्या होगा, बुलेट का मास हमने क्या माना, स्मॉल m माना है, और इसकी वेलोसिटी, तो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो थी। जब आपने ट्रिगर नहीं दबाया उस टाइम पे तो वेलोसिटी जीरो थी। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम लिखे। फिर से सिस्टम का मतलब इसका और इसका मोमेंटम। तो सर पहले का मोमेंटम क्या, मास, मतलब इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी। तो सर इसकी वेलोसिटी, अभी मेरे को मान लो कि मेरे को नहीं पता कि इसकी वेलोसिटी किधर है, मान लो कि भाई मेरे को ये पता है कि इसको मैंने क्या मारा है, बड़ा भी माना है। डायरेक्शन छोड़ दो, अभी मेरे को डायरेक्शन नहीं पता, मैंने इसकी फाइनल वेलोसिटी को v मान लिया, इसका मान लो फाइनल वेलोसिटी को v मान लिया। तो सिंपल सी बात है सर इनिशियल फाइनल मोमेंटम ऑफ गन लिखे तो मास इनटू वेलोसिटी, मास इसका बड़ा है, वेलोसिटी फाइनल कितनी v, प्लस उसके बाद टोटल फाइनल मोमेंटम लिखना पूरे सिस्टम का। तो उसके बाद इसका मास, सर इसका मास कितना है, स्मॉल m, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, स्मॉल v है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जीरो प्लस जीरो सर जीरो होगा, इसका मतलब mv प्लस क्या हो गया, mv हो गया। तो मान लो कि भाई यहाँ पर लिखते हैं m इंटू v, इसको इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर है ना
इसको यहाँ पर रहने देते हैं, उसको उधर ले जाते हैं तो माइनस एम वी हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, वेलोसिटी ऑफ गन जो होगी मान लो एम इंटू वी अपॉन क्या हो गया, मान लो बड़ा क्या हो गया, एम हो गया। तो ध्यान से देखो, अब आपको फील आएगा कि भाई मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कभी माइनस साइन आए वेक्टर में जब भी कभी माइनस साइन आए, इसका मतलब वो उसकी डायरेक्शन को क्या कर रहा, शो कर रहा। तो मेरे को बताओ कि भाई एक्चुअल में गन और बुलेट की डायरेक्शन क्या होगी। ध्यान से देखो, अगर इसे हम पॉजिटिव माने, इसके मतलब बुलेट की डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, एक को तो पॉजिटिव मानना ही पड़ेगा। अगर इसको पॉजिटिव माने तो सिंपल सी बात है सर, ये तो स्केलर है, ये दोनों स्केलर है, तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब वो किसका आंसर आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ किसकी, गन की। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ गन की होगी उसके इसकी डायरेक्शन की क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो सिंपल सी बात है सर, जब बुलेट इधर को जाती है तो इसका मतलब गन जो होती है वो पीछे की तरफ क्या मारती है, धक्का मारती है। तो आपके मन में यहाँ पर ये आ सकता है, तो सर बुलेट की वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होती है, बुलेट की वेलोसिटी तो ज्यादा होती है, इसकी वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होती है, बट गन तो बहुत स्लो वेलोसिटी से पीछे की तरफ आती है। तो ध्यान से ये बात भी तो आपको समझ होगी कि भाई मोमेंटम किसके बराबर, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मोमेंटम सेम रहना है ना, दोनों का मोमेंटम सेम रहना है, इसका और इसका मोमेंटम सेम रहना है। अगर मान लो क्या, अगर मास ज्यादा होगा, मान लो मोमेंटम की वैल्यू को 10 रखना है ना, अगर मास ज्यादा होगा वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी। जैसे इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू मान लो 5 हो, इसकी वैल्यू क्या होगी 2। एग्जांपल के तौर पे मार रहा हूं, अगर इसको 10 ही रखना है, इसकी वैल्यू 2 होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5। अगर मोमेंटम को सेम रखना है, मोमेंटम कंजर्व रखना है, तो सिंपल सी बात है कि भाई एक अगर किसी चीज का मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जिसका मास छोटा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो अब फील आया होगा कि क्यों बुलेट तेजी से जाती है, क्योंकि मेरे को पता है सर बुलेट तेजी से क्यों जा रही है, क्योंकि उसका मास कम है, और मास कम होगा, देखो मास कम होगा, वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा। अगर मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी कम। मोमेंटम हमेशा क्या रहना है, कंजर्व रहना है, मोमेंटम चेंज नहीं करना। तो सिंपल सी बात है सर, मोमेंटम कंजर्व रहना है। तो इसी मतलब यहां से ये समझ आया कि भाई क्यों मान लो जो गन होती है वो छोटी वेलोसिटी से या थोड़ी वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाती है, क्योंकि उसका मास क्या होता है, ज्यादा होता है, वेलोसिटी कम होती है। और बुलेट जो है वो उसका मास क्या होता है, छोटा होता है, और उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मास छोटा, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा। देखो मास छोटा और वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को समझ आ गया कि भाई क्या केस होता है। तो ये न्यूमेरिकल के लिए यूज होता है, इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मान लो एक केस कहते हैं, स्पेशल केस रिकॉइलिंग ऑफ क्या कहते हैं, गन कहते हैं। ठीक है, तो एक ये केस होता है, एक मैंने आपको पहले भी बताया रॉकेट प्रोपल्शन का केस होता है, एक एक्सप्लोजन ऑफ क्या होता है, बॉम्ब का क्या होता है, केस होता है, वो भी जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। ठीक है, तो मान लो कि भाई एक बॉम्ब है, ठीक है, यहां पर एक बॉम्ब है, ठीक है, ये बॉम्ब है, ठीक है, मान लो ये बॉम्ब है, ठीक है। मान लो यहाँ पर हम मान लो क्या है, बॉम्ब, मान लो इसके 4 हिस्से हैं, एक्चुअल में इसमें 4 पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, 4 रीजन एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा मान लो इसका मास m1 हो गया, इसका मास m2, इसका मास m3, इसका मास m4। इसका मतलब क्या कि इसमें एक्चुअल में 4 पार्टिकल हैं, 4 टाइप के पार्टिकल हैं। तो 4 टाइप के पार्टिकल होंगे। मान लो यहाँ पर हमने मान लो इनिशियली ये क्या है, रेस्ट पे, तो इनिशियली रेस्ट पे होगा। तो सिंपल सी बात है, सभी की वेलोसिटी क्या होगी इनिशियली, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0। तो सिंपल सी बात है सर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया। अब मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मान लो यहाँ पे वो लगाता हूँ ना, आग लगा देता हूँ, यहाँ पर तीली लगाता हूँ, आग लगा देता हूँ। तो जब यहाँ पे आग लगाऊंगा तो ये फटेगा। तो जब ये फटेगा तो सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा एक मास इधर को जाता है, दूसरा मास मान लो अगर m1 इधर की तरफ गया, m2 क्या जाएगा इधर की तरफ, m3 जो होगा मान लो ये इधर की तरफ गया, तो m4 उसके क्या जाता है, उल्टी डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। तो एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि जब आप मान लो बॉम्ब को आग लगाते हो तो आप उसके आसपास खड़े हो, शायद आपने महसूस किया हो आपके ऊपर कुछ पत्थर क्या लगते हैं, स्ट्राइक करते हैं, आपके ऊपर पत्थर क्या करते हैं, गिरते हैं। जब आप बम क्या करते हो, फोड़ते हो, मान लो उधर वाला बंदा खड़ा होगा, उसके ऊपर भी उसके पत्थर क्या करेंगे, पड़ेंगे, उसके ऊपर डिगेंगे, उसके ऊपर मान लो क्या है, मान लो लगेंगे। तो ये बात क्यों होती है, ये भी एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि अगर इधर मोमेंटम देखे, इसका मोमेंटम इसके विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव होगा, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, तो तभी तो 0 होगा। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। चलो अभी फील करते हैं, अभी मैं बताता हूं क्यों उल्टी तरफ जाते हैं, ये बात आपको फील कराते हैं। तो ध्यान से देखो कि भाई स्टार्टिंग में मैंने बोला कि भाई पहले तो चेक करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके ऊपर लगाया जा सकता है। सर मान लो सिस्टम के ऊपर लगाया जा सकता है, जिसपे नेट एक्सटेंशन
एक्सटर्नल फोर्स 0, तो सिंपल सी बात है इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है, तो आपका आंसर होगा सर इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, तो जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, इसका इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा। तो इनिशियली चेक करो, इनका मास तो मान लो अलग अलग मास है, बट इनिशियल वेलोसिटी तो सभी की 0, तो इसका मोमेंटम भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम क्या होगा सर m1, तो सर इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, फाइनल v1 कह देते हैं, इसकी v3 कह देते हैं, इसकी v4, इसकी क्या देते हैं v2, तो इसका मतलब m1 इंटू v1 पहले पार्टिकल का या पहले मास का मोमेंटम, m2 इंटू v2 दूसरे मास का मोमेंटम, m3 इंटू v3 तीसरे मास का मोमेंटम, m4 इंटू v4 चौथे मास का क्या होगा मोमेंटम होगा। तो सिंपल सी बात है ये इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो ध्यान से देखो m1 वेक्टर है, वेक्टर में लगा देते हैं, तो सर वेक्टर m1 वेक्टर प्लस m2 इंटू v2 वेक्टर प्लस m3 इंटू v3 वेक्टर प्लस m4 इंटू v4 वेक्टर इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो अब आपको समझ आएगा कि भाई क्यों, देखो ध्यान से, ये अगर इसका मोमेंटम है ना, इसकी डायरेक्शन मान लो v1 वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेते हैं, v1 की वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो सर मेरे को समझ आया कि अगर ये पॉजिटिव होगी तो इसके विद रिस्पेक्ट टू ये नेगेटिव होगी, तो मास तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो सिंपल सी बात है इसका मोमेंटम क्या होगा पॉजिटिव, इसका मोमेंटम क्या होगा m इंटू v क्या होगा पॉजिटिव, इसका m इंटू v क्या होगा नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है दोनों की वैल्यू भी सेम ही होनी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है कि भाई मोमेंटम ने चेंज नहीं करना। अगर नेट मान लो एक्सटर्नल फोर्स क्या है 0 है, तो सिंपल सी बात है सर इन दोनों का मोमेंटम कंजर्व रहना है, तो इसका मतलब इसका मोमेंटम तो इसका मोमेंटम सेम होना है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट वैल्यू क्या होगी, इसका मोमेंटम p मतलब किस डायरेक्शन में पॉजिटिव p है ना, m इंटू v पॉजिटिव p, तो इसका मोमेंटम माइनस p होगा। तो सर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल तो तभी करेंगे ये उल्टी डायरेक्शन में होगा, ये इधर होगा। तो सिंपल सी बात है ये दोनों का मोमेंटम क्या हो गया 0, इन दोनों का मोमेंटम 0 हो गया। अब इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखो m3 फिर से ये पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, इस डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है सर इसका मोमेंटम कितना होगा, इसका मोमेंटम भी p होगा। तो सिंपल सी बात है इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा माइनस p, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका नेट क्या आएगा 0 आएगा, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड होगा। तो आपको समझ आया होगा कि क्यों ये उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं जब हम क्या करते हैं किसी बॉम्ब को क्या करते हैं एक्सप्लोड करते हैं, तो यही उसका क्या है कारण है। तो एक्चुअल में इसका मोमेंटम इसके साथ मतलब एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ मोमेंटम 0 हो जाता है, तीसरे पार्टिकल के साथ चौथे पार्टिकल का मोमेंटम 0 हो जाता है अगर 4 पार्टिकल होंगे। तो अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो पेयर ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम हमेशा एक दूसरे के साथ कैंसिल होगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का सम क्या होना है हमेशा सेम होना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है अगर ये 0 है तो इनका भी वेक्टर सम हमेशा किसके बराबर आना चाहिए 0, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वालों क्या है लीनियर मोमेंटम क्या होगा वैलिड। तो जो लॉ है तो वो तो हमेशा क्या होता है वैलिड ही होता है। ये बात तो आपको समझ होगी। तो सिंपल सी बात है ये बात आपको फील भी आई होगी और क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब जेईई या नीट वगैरह में पूछे जाते हैं तो चलो इसको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, बड़ा प्यारा टॉपिक था, बहुत जगह पर यूज होता है, मैंने पहले भी बताया। इसकी एप्लीकेशन अभी खत्म नहीं हुई, आगे पढ़ेंगे, रॉकेट प्रोपल्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद इसको मान लो हम कोलिजन में भी स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास में भी इसका टॉपिक आएगा, वहां पर भी इसको स्टडी करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में ये वाला टॉपिक क्या होता है यूज होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।